Hello everyone, welcome to @Botany Handles. I'm Nidhi and I'm here again with all of you with a new topic of discussion for today's class, that is chromatography. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन एंड उसके यू कैन से कि हम उसके प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो ये वाली जो क्लास होगी ये होल क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को कवर करें. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी जो है इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक से हुआ है. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी वर्ड जो है इसका ओरिजिन ग्रीक से हुआ है, जहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, दैट इज वन इज क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर, एंड द सेकेंड वन इज ग्राफी, या फिर हम इसको ग्राफिक भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है टू मेजर, और वी कैन से ग्राफ में हम क्या करते हैं, ग्राफ में मेजर करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, राइट. ठीक है, सो क्रोमा से मीन्स होता है कलर एंड ग्राफिक मतलब होता है टू मेजर. अब अगर हम बात करें कि क्रोमेटोग्राफिक जो होती है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी होती क्या है. क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. हमें पता है एक मिक्सचर में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के मिक्सचर बनता है. ठीक है, और उसके जो सोल्यूट होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं उसके. तो वो किन किन कंपोनेंट्स से मिलके बना है, हमें उन कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना हो तो उसको सेपरेट करने के लिए, उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, एंड उसको एनालाइज करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो टेक्निक क्या होती है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर क्रोमेटोग्राफी. अगर मैं बात करूं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है इस टर्म को या ये टेक्निक को किसने दिया, सो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसको हमारे सामने किसने प्रेजेंट किया, उनका नाम था मिखेल ट्रेट. ओके, द नेम ऑफ द बोटैनिस्ट वाज मिखेल ट्रेट इन द बैक 1900s. हम कह सकते हैं जब वो प्लांट के कंपोनेंट्स पे रिसर्च कर रहे थे व्हाइल आइसोलेटिंग द वी कैन से क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स. तो उन्होंने इसके बारे में बताया. ओके, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा, ये सब पिगमेंट्स के बारे में जब उन्होंने सेपरेट किया कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स के तौर पे बताया, तो उन्होंने उसी टाइम पे इस टेक्निक को बताया जब वो इन कंपोनेंट्स की स्टडी कर रहे थे, उनके सैंपल को सेपरेट कर रहे थे. ठीक है, सो दिस वाज वी कैन से एज अ बेसिक ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ओके, तो ये सारी चीजें थी क्रोमेटोग्राफी की. अब हम बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना जो क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस है वो एकदम अधूरी सी है. सो बेसिक दो टाइप्स के कंपोनेंट्स जो है वहां पे मिलते हैं. एक होता है कौन सा कंपोनेंट, एक होता है स्टेशनरी फेज. ठीक है, एक होता है स्टेशनरी फेज एंड द सेकंड वन इज मोबाइल फेज. जब भी हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये दो तरह के फेज एज अ कंपोनेंट, एज वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो है हमें ये देखने को मिलते हैं. स्टेशनरी फेज से आप क्या समझते हो, एज द नेम सजेस्ट. स्टेशनरी फेज जो होता है इसमें क्या नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, स्टेशनरी फेज बोले तो समथिंग इज स्टेशनरी, दैट इज समथिंग इज स्टेबल, नॉट मूविंग, और जस्ट वी कैन से एज फिक्स, राइट, दिस इज स्टेशनरी. बट मोबाइल में हम क्या समझ रहे हैं, मोबाइल मीन्स मूवेबल, समथिंग इज मूवेबल, समथिंग इज हैविंग मूवमेंट, राइट. सो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. ठीक है, बिकॉज स्टेशनरी फेज जो होती है वो कैसी होती है, स्टेशनरी फेज स्टेबल होती है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो इमोबिलाइज्ड फेज है. क्या है, इमोबिलाइज्ड फेज है, दैट इज उसमें मोबाइल फेज मतलब जो मूवमेंट है वो नहीं है, मोबिलिटी नहीं है इस वाले फेज के अंदर. जबकि जब हम बात कर रहे हैं किसकी बात, जब हम बात कर रहे हैं मोबाइल फेज की, इट मीन्स इसमें मोबाइल यानी मोबिलिटी है. मोबिलिटी होने का मतलब है कि ये मोबिलाइज्ड है, सबसे पहली बात. ठीक है, सो मोबाइल फेज इज मोबिलाइज्ड फेज एंड द स्टेबल और स्टेशनरी फेज इज इमोबिलाइज्ड फेज. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्टेबल फेज है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कि कौन सी चीज है, कौन सी स्टेट है जो मोबाइल फेज के तौर पे यूज हो सकती है, कौन सी जो इमोबाइल फेज के तौर पे यूज हो सकती है. तो अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज की, देन यानी इमोबिलाइज्ड फेज की, स्टेशनरी फेज की, तो हमें ये मालूम चलता है कि वहां पे हम एज कि हम इमोबिलाइज्ड फेज के तौर पे किसको यूज कर सकते हैं, हम इमोबिलाइज्ड फेज के तौर पे हम यूज कर सकते हैं लिक्विड को या फिर सॉलिड को. ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड को हम यूज कर सकते हैं इमोबिलाइज्ड फेज. ठीक है, जबकि अगर हम बात करें मोबिलाइज्ड फेज की यानी मोबाइल फेज की, अगर हम बात करें उस केस में हम लिक्विड को भी यूज कर सकते हैं एंड सॉलिड को भी यूज कर सकते हैं. डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड इस पे करता है कि हमारा जो एनालाइट है जिसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं, एनालाइट टू बी प्योरीफाइड, उसकी उसका क्या बोलते हैं कि वो किस टाइप का है. क्या बोला मैंने
कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड है या सॉलिड है। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा एनालाइट है जिसको हमें प्योरीफाई करना है वो किस तरह का है। किस तरह का होने से मतलब कि वो पोलार है या वो नॉन पोलार है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मोबाइल फेज होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा। अब बात करें पोलार एंड नॉन पोलार की, तो हमें ये पता लगता है पोलार एंड नॉन पोलार से, लाइक पोलार के कुछ केसेस हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई चीज पोलार तब होगी अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ आयंस की बात करें। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ आयंस की बात करें तो हम बोलेंगे कि वो चीज क्या है, वो पोलार है। लाइक आयंस में केटायंस एंड एनायंस आएंगे, है ना। केटायंस एंड एनायंस की बात करेंगे हम, तो आयन इनके बेसिस पे हम पोलार यानी पोलैरिटी को बता सकते हैं, पोलार एंड नॉन पोलार को। इसके अलावा हम पोलार एंड नॉन पोलार को बता सकते हैं अबाउट वाटर लविंग एंड वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल के बेसिस पे, वाटर लविंग एंड वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल के केसेस में। ठीक है, दैट इज अगर वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, दैट इज ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं जो वाटर लिविंग होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। एंड ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पोलार होते हैं। जबकि जब हम बात करें वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल की, यानी कि वो कैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और ये जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें डिपेंड करती हैं किस चीज पे कि हम किस तरह के एनालाइट को क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हमारा पोलर नॉन पोलर इस तरह के मॉलिक्यूल का हमें पता लगता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज की बात। इसके अलावा हम स्टेशनरी फेज में क्या यूज कर सकते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेशनरी फेज की, तो स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं कुछ लाइक हम एल्यूमिना का यूज कर सकते हैं, हम सिलिका का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम एल्यूमिना का, सिलिका का, इन सब का यूज कर सकते हैं। ये भी किस पे डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ एनालाइट टू बी प्योरीफाइड। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। सो ये सब क्या थे, कंपोनेंट्स की बात हो रही थी जिसमें हम मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट टॉप पॉइंट, दैट इज कि प्रिंसिपल क्या होता है क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। अब हमें पता लग गया कि हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। मिक्सचर में क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा कोई, एंड हम ऊपर से उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम सोल्यूट को डालेंगे। और हमें ये पता है कि ये जो सोल्यूट के कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे, इन सोल्यूट के कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, हमें सेपरेट करना है क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक के थ्रू। यहाँ पे सेपरेशन में क्या होगा कि सपोज हमारे पास कंपोनेंट कुछ इस टाइप से आए हैं, लाइक ये हमारा सोल्वेंट था और हमने कोई सोल्यूट इसके अंदर डाला, और सपोज यहाँ पे सोल्यूट है इस वाली स्ट्रिप पे जो हमें दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिप है इतना, ओके, और इसके ऊपर कैपिलरी रिएक्शन से मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे मूवमेंट ऊपर होगा, इसके कंपोनेंट सपोज समथिंग लाइक दिस इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो जो कंपोनेंट जितनी ऊपर होगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा पोलर होगा, उतनी ज्यादा पोलैरिटी शो करेगा। और जो जितनी ज्यादा नीचे होगा, दैट मीन्स कि उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या है, वो उतना ही कम है, वो उतना ही स्लो स्पीड से मूव कर रहा है। जो सोल्वेंट के पार्टिकल के साथ कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, दैट इज वो क्या है, वो फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, और वो सिमिलैरिटी रखता है किसके साथ, वो सोल्वेंट के पार्टिकल के साथ सिमिलैरिटी रखता है। हम कह सकते हैं वो मोर पोलर है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू होम, इसके कंपैरिजन में जो कि नीचे की तरफ रह चुका है। जो नीचे होगा वो स्लो होगा एंड वो कम पोलर होगा, या फिर हम कह सकते हैं वो लेस पोलर है इन कंपैरिजन टू द अबव पार्टिकल जो फास्टली ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, ये वाली चीजें थी। तो इसी बेसिस पे हमारा जो प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का, लेट मी क्लियर इट वंस। इतनी अगर आपको चीजें क्लियर होती हैं देन आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का, दैट इज क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो उससे हमें यहाँ पे पता चल जाएगा ये कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन, कोएफिशिएंट पर बेस्ड है। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन, कोएफिशिएंट पे बेस्ड है। इसको हम डिनोट करते हैं बाय दिस KD, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे बेस्ड है। जो क्या बताता है, जो बताता है कि जो ये दो इमिसिबल फेज हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज, ये क्या है, इमिसिबल फेज है, ये आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो ये इमिसिबल फेज है। तो ये जो दो इमिसिबल फेज है, ये बताता है, ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये बताता है कि ये जो दो इमिसिबल फेज है, जो ये दो इमिसिबल फेज हैं, इन इमिसिबल फेज में जो एनालाइट्स हैं वो किस तरह से अपने आप को डिफाइन करते हैं, किस तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि KT को कौन डिफाइन करता है, KT होता है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट्स
in the phase A to the wait, ये देखो ये निकल गया, to concentration of analyte in phase B। ठीक है, तो ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसमें पता लगता है कि दो इमिसिबल फेज में जो एनालाइट्स हैं वो किस तरह से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम किस तरह से निकालते हैं कि एनालाइट फेज ए में जो है, यानी फेज ए हो सकता है मोबाइल फेज, उसमें जो कंपोनेंट है एनालाइट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन फेज बी। ठीक है, ये चीज किसको बताती है, ये चीज बताती है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी को, दैट इज वो बेस्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन कोएफिशिएंट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल के बाद टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हम जब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हम डिफरेंट बेसिस पे उनको डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बेड, यस ऑन द बेसिस ऑफ बेड। ये बेड क्या है, यहाँ पे बेड होता है, ये वाली जो हमने स्ट्रिप डाली थी ना, ये स्ट्रिप जो है वो एक तरह से बेड का काम करती है। बेड बोले तो क्या होता है कि यहाँ पे हम सैंपल को पोर आउट करते हैं। अगर हम टीएलसी की बात करें, सपोज टीएलसी बोले तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वहां पे क्या होता है कि एक क्या होता है, ये थिन लेयर चैम्बर होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होती है थिन लेयर चैम्बर के अंदर क्या होती है हमारी क्या बोलते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं सैंपल को पोर करते हैं, यानी सिलिका का यहाँ पे यूज करते हैं, और हम इस सिलिका को यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये हम जब टीएलसी पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि टीएलसी के अंदर जो ये सरफेस होती है, इस सरफेस पे हम क्या करते हैं सिलिका को पोर करते हैं और सिलिका को यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई भी बबल फॉर्मेशन ना हो। बबल फॉर्मेशन हुई इसका मतलब क्या होगा कि हमारे कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो पाएंगे, हमारी टेक्निक जो है वो इजीली परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। सो इसी स्प्रेडिंग को हम एक शीट के ऊपर इसको कर रहे हैं, हम वॉटमैन पेपर क्रोमेटोग्राफी के तौर पे यूज करते हैं। जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो हम वॉटमैन पेपर का यूज करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे टीएलसी चैम्बर के मतलब टीएलसी क्रोमेटोग्राफी में हम इस तरह की शीट का यूज करते हैं जहाँ पे हम सिलिका को स्प्रेड करते हैं। तो ये बेड का काम करते हैं, जहाँ पे हम सैंपल को क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके बेसिस पे बात करें तो इसके बेसिस पे क्या होता है, इसके बेसिस पे टू टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है। दैट इज एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक होती है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड एक होती है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें से प्लेनर जो होती है फर्दर सब डिवाइडेड होती है इनटू द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें फर्स्ट में हम पढ़ते हैं टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड द सेकंड वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी ये क्या है, ये सब है प्लेनर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ बेड। अगर हम बात करें सेकंड टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, तब हम बताएंगे कि फिजिकल स्टेट में क्या आएगा, फिजिकल स्टेट में आता है गैस एंड लिक्विड। तो एक होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, एक होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है वो फर्दर होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं फिजिकल स्टेट में लिक्विड वाली, तो उस केस में आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज एचपीएलसी। एचपीएलसी होती है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर के अलावा हम इसको और बोल सकते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये वाली चीजें होती हैं किसके अंदर, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं एचपीएलसी के अंदर। ओके, एचपीएलसी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए क्या इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। हाई परफॉर्मेंस इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये क्रोमेटोग्राफी के अंदर इसकी रिजोल्विंग पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को किसी मिक्सचर में से सेपरेट करना है तो इसकी रिजोल्विंग पावर इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा रिजोल्यूशन ही रखती है, उसी की वजह से इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम बोलते हैं। ठीक है, ये हुई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, तब मैं बोलूंगी कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो कितने टाइप्स की होती है,
क्रोमेटोग्राफी 3 टाइप्स की होती है, दैट इज 1, 2 एंड 3, जिसमें एक आती है हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एक आती है हमारी एक्सक्लूजन, क्या था, साइज एक्सक्लूजन, यस, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एंड एक आती है हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि आयन एक्सचेंज उसके नाम से ही बता रहे हैं, आयन एक्सचेंज में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज होता है इस तरह की क्रोमेटोग्राफी में, और इसी के आयंस के बेसिस पे कैटायनिक एंड एनायनिक एक्सचेंजर्स बनते हैं, जिसमें कैटायनिक एक्सचेंजर्स, बिकॉज कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, और एनायनिक में नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह की चीजें उसमें होती हैं। जब हम उसको डिस्कस करेंगे फर्दर आने वाले लेक्चर के अंदर तब आपको पता लग जाएगा। साइज एक्सक्लूजन में क्या होगा, साइज के बेसिस पे एक्सक्लूजन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे क्या हो रहा है, एफिनिटी क्या बताती है, किसी चीज की एफिनिटी, यानी क्या चीज की एफिनिटी, इंटरेक्शन की एफिनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरेक्शन की बॉन्ड कितनी एफिनिटी से आपस में जुड़े हुए हैं, कितनी एफिनिटी है उनके अंदर कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर हम बात करें एंजाइम सबस्ट्रेट, है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये सब आपस में एफिनिटी रखते हैं, एफिनिटी के थ्रू मतलब कितनी उनकी पोटेंशियल है कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी एफिनिटी के बेसिस पे अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी की बात करें, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी आपस में कॉम्प्लेक्सिटी की एक एफिनिटी होती है, जितनी ज्यादा एफिनिटी होती है, जितनी ज्यादा इनकी बॉन्ड की पोटेंशियल है उतनी ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ना, ये सारी चीजें होती है, उतनी ज्यादा उनकी हाई पोटेंशियल होती है, उतनी ज्यादा हाई एफिनिटी होती है, तो ये सब इसके बेसिस पे इन कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्ड को इनकी हम क्या कहते हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये सब थे अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब हमारी बात, हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हमने अब तक पढ़ लिया क्रोमेटोग्राफी का बेसिस, ठीक है, हमने बेसिक पढ़े क्रोमेटोग्राफी के बेसिक के बाद हमने देखो ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बेसिक कंपोनेंट प्रिंसिपल पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया, लास्ट आती है हमारी आज की टॉपिक की चीज, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है एप्लीकेशन में हमें सेपरेट करना है कंपोनेंट को, तो अगर हम डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमें पता लगेगा कि टीएलसी के अंदर हम क्या करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम अमाइनो एसिड्स का सेपरेशन करते हैं, और अमाइनो एसिड्स का सेपरेशन किसके थ्रू होता है, अमाइनो एसिड का सेपरेशन डिटेक्टर्स के थ्रू होता है, और वो कौन से, स्प्रे डिटेक्टर्स का यूज करके हम अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज स्प्रे डिटेक्टर भी कौन सा होता है, निनहाइड्रिन, ठीक है, निनहाइड्रिन जो है वो यूज होता है स्प्रे डिटेक्टर, और उसको यूज करके हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अमाइनो एसिड को, ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इसके अलावा अगर हम HPLC की बात करते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम पॉल्यूटेंट्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, अगर वाटर जो है, वाटर में पॉल्यूटेंट्स है तो वाटर को हम प्योरीफाई कर सकते हैं उसके अंदर, इसके अंदर HPLC के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी की जो एप्लीकेशन है वो फोरेंसिक लैब्स में भी है, ठीक है, फोरेंसिक लैब्स में भी एप्लीकेशन होती है किसकी, क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी की, ओके। अगर हम एंटीजन की एफिनिटी की बात करें, ठीक है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी है, वेट, क्या है, जो एंटीजन एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, हम उनको भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, रिसेप्टर के बेसिस पे एंटीबॉडी को सेपरेट कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं एंटीबॉडीज को, ओके। तो ये सारी कुछ क्या है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो दीज वर्ड सम क्या है, ये दीज वर्ड सम द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज हम वोलेटाइल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इजीली वेपराइज हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, तो वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो दीज वर सम एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। तो होपफुली आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपको चीजें अच्छी लगी हो, मैं आज के बाद आपके लिए शॉर्ट्स के थ्रू कुछ, अगर आप अभी तक लेक्चर में बने हुए हैं तो शॉर्ट्स के थ्रू आपके लिए कुछ नोट्स दूंगी, एंड लाइव ये जो आपके लिए लॉन्ग लेक्चर्स रहेंगे 15 to 16 मिनट्स के, तो ये भी आपके लिए रखूंगी। तो हो सकता है आपको अच्छी लगी ये सारी चीजें, एटलीस्ट 25 मिनट्स के हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।